परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन। परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन। नाउ जब हम परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पावर्स और कुछ एफिशिएंसी की बात आती है बच्चों, और उसी पे बेस जो है वो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हमारे पास बनते हैं। ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस, पावर और एफिशिएंसी की बात आती है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा ये समझें कि हमारे पास कोई भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, वी हैव एनी टाइप ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें there is one TDC of piston and the other is BDC of the piston, और TDC और BDC के बीच में we have a stroke length, जहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो मूव करता है, we have a stroke length। ठीक है, और हमारा जो भी पिस्टन का सिलेंडर का डाया होगा दैट इज कॉल्ड बोर डाया, इसको हम लोग कहते हैं बोर डाया। ठीक है, बोर मतलब जो बोरिंग के थ्रू सिलेंडर तैयार हुआ है, सिलेंडर का होल, दैट इज कॉल्ड बोर डाया। ठीक है ना। ठीक है, यहां पे ये है हमारा सिलेंडर, ये है हमारा पिस्टन, और पिस्टन और सिलेंडर के डाया में बच्चों हम क्लियरेंस यहाँ पे नहीं लेके चलते, जनरली हमें कहीं पर भी नहीं दिया होता है, इसलिए जो बोर का डाया होगा वही पिस्टन का डाया हम मान के चलेंगे, है ना, बोर डाया और पिस्टन डाया, बिकॉज द क्लियरेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि दिस इज योर क्लियरेंस, तो इसीलिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम and this is your swept volume। ठीक है, swept वॉल्यूम की बात करते हैं तो सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग लगा सकते हैं, दैट इज π/4 d स्क्वायर इंटू एल, तो π/4 d स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, n इज अवर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ अ क्रैंक, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ क्रैंक। ठीक है, जिसको हम, अगर हमारा ट्रू स्ट्रोक है, टू स्ट्रोक के लिए n की वैल्यू हम जस्ट n रखेंगे फॉर टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, और वही हमारा फोर स्ट्रोक में क्या होता है, n/2, n/2 रखेंगे हम लोग फॉर फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, फॉर फोर स्ट्रोक इंजन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कि जो भी गैस प्रेशर लगा रही है, मतलब ये गैस जो भी फोर्स लगाती है पिस्टन पे, ठीक है ना, दैट इज द फोर्स ऑफ अ गैस। तो गैस के फोर्स की वजह से जो भी पिस्टन पे प्रेशर लगता है ना, जो भी हमारे पिस्टन पे प्रेशर लगता है, तो वहां से जो पावर जनरेट होती है, ठीक है ना, वहां से जो पावर जनरेट होती है, तो ऐसे में यहां पे जब पावर जनरेट होती है तो ऐसे में दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। ऐसी पावर को हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलते हैं बच्चों। कि जब सिलेंडर पे लगने वाले फोर्स की बात करेगा, ठीक है ना, जब सिलेंडर पे लगने वाले फोर्स की बात करेगा तो तब हम उसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। इसलिए मैंने बोला कि जो फोर्स गैस लगा रहा है पिस्टन पे, वो फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। तो इसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स
इन अ सिलेंडर, सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज योर इंडिकेटेड पावर। अब इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, एक तो है P L A N K, सिंपल ये लिखते हैं हम लोग, दैट इज 60 इंटू 1000। ठीक है, अब इनमें इसका मतलब क्या है बच्चों? P है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर, L है हमारा स्ट्रोक लेंथ, A है हमारा बोर एरिया, सिलेंडर एरिया, N है हमारा वही दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, और K है हमारा, K क्या होगा हमारा? तो यहां पे याद रखिए, K बोले या फिर N बोले, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपको ये क्या यूज करना है, मतलब दैट इज दी रिवोल्यूशन। एक तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का ध्यान रखना है बच्चों कैलकुलेशन में, दूसरा सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर का ध्यान रखना है। तो इसलिए याद रखिएगा, एन को 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के हिसाब से पुट करना है, सेम वैसे ही के को सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर, मतलब के एक तरह से समझ लीजिए नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो यहां पे याद ये रखना है, और पी को भी हम पी ना लिख के पी सफिक्स एम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पी एम इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर, अभी इसकी भी बात करेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर। एल और ए को मैं डायरेक्ट स्वेप्ट वॉल्यूम लिख लेता हूं, ठीक है ना, एल और ए को डायरेक्ट मैं स्वेप्ट वॉल्यूम भी लिख सकता हूं, पर चलिए, एल इज द स्ट्रोक लेंथ। अभी इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ए इज द एरिया ऑफ द बोर, ठीक है, एन इज दी वही नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, अब वो एन और एन बाई 2 आप पुट कर लोगे, और के इज दी नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट को हमने यहाँ पे ऑलरेडी 60 इंटू 60 कर दिया, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटू 1000, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो किलोवाट में ही मेजर होगा बच्चों, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा किलोवाट में ही मेजर होगा। व्हाट इज अवर मीन इफेक्टिव प्रेशर? दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अगर हम अपनी साइकिल की तरफ देखें बच्चों, अगर हम अपनी साइकिल की तरफ देखते हैं, तो आपको साइकिल याद होगी, अगर मैं ऑटो साइकिल की बात कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है। पीवी डायग्राम अगर मैं इसका देखूं, तो दैट पीवी डायग्राम शोज दिस टाइप ऑफ साइकिल, जिसमें हम देखते हैं कि प्रेशर जो है वो कंप्रेशर के दौरान इतना बढ़ता है, उसके बाद हीट एडिशन के दौरान भी प्रेशर बढ़ता है, और उसके बाद जो है वो आपका प्रेशर जो है वो घटता है एक्सपेंशन के दौरान। तो ऐसे में प्रेशर जो है वो एक्सपेंशन के दौरान कंटिन्यूअसली नीचे वेरी करता हुआ है। तो हमें ये बोला जाता है कि प्रेशर अगर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तो जो गैस प्रेशर लग रहा है वो कंटिन्यूअसली अगर वेरी कर रहा है जिस पे एक्सपेंड हो रहा है, तो ऐसे में हमें अगर कैलकुलेशन करनी हो कि एक एवरेज और मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना हम लोग को लेके चलना होता है, ठीक है ना, कितना इफेक्टिव प्रेशर हम लोगों को लेके चलना होता है, तो दैट इफेक्टिव प्रेशर इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट इफेक्टिव प्रेशर इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। और वो कुछ नहीं है बच्चों जो हमने सीखा है, ठीक है ना, ये देखिए, ये क्या वॉल्यूम था V1, ये क्या वॉल्यूम था V2। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा क्या सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है थर्मोडायनेमिक्स से कि वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV, है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV। तो वर्क डन हम अगर बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू P, और वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं प्रेशर निकालूं तो दैट विल बी वर्क डन अपॉन V1 माइनस V2, एंड व्हाट इज V1 माइनस V2? तो V1 माइनस V2 आप लोगों को क्या था यहाँ पे, दैट इज योर V1 माइनस V2 स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, दैट इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ आ रही बात? तो फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाता है, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ आ रही बात? तो ये सबसे बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का, बाकी तो कैलकुलेशन में मैं बताऊंगा ये आपको, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का बाय दिस, ठीक है, समझ आई बात। और इसको मैं डायग्रामेटिकली भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि डायग्रामेटिकली भी लिख सकता हूं। देखो वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों,
वर्क डन। अगर मैं डायग्रामेटिक, मान लीजिए मुझे ग्राफ दिया है, ग्राफ के हिसाब से मीन इफेक्टिव प्रेशर लिखना है तो क्या लूंगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, है ना, एरिया ऑफ एनक्लोज साइकिल। तो एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, तो एरिया ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर डायग्राम होता है हमारा जो हम ग्राफ बना रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन 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 स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा हमारा ये। तो डायग्राम में ये चीज क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, तो याद रखिए हम डायग्राम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीएम अगेन समझ नहीं आया सर, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर में दोबारा बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन के दौरान जो है प्रेशर हमारा कंटिन्यूअसली वेरी करता हुआ होता है, मतलब घटता हुआ होता है। तो मतलब जो भी प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है वो क्या है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है और घटता हुआ जा रहा है। तो जब आप निकालेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो वहां पे वो प्रेशर किसका पुट करेंगे, मैक्सिमम का पुट करेंगे, तो फिर समझ लो कंटिन्यूअस मैक्सिमम लग रहा है, और मिनिमम पुट करेंगे तो समझ लो कंटिन्यूअस मिनिमम लग रहा है। तो ऐसे में एक प्रेशर जो है वो इन दोनों का मीन होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप फॉर्मूले में पुट करते हैं कि कितना एनर्जी जनरेट हुआ, मतलब आपने सोचिए ना किसी चीज पे फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन से, और 100 न्यूटन से लगाते फोर्स आपका घटता रहा, आपने लास्ट में लगाया 10 न्यूटन। तो 100 से 10 में अगर हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं कि आपके जो आपने फोर्स लगाया उसमें से किस फोर्स की वजह से एनर्जी निकली, तो एवरेज फोर्स ही तो लेंगे। तो वही एवरेज प्रेशर ही मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ठीक है ना, वही एवरेज प्रेशर ही मीन इफेक्टिव प्रेशर है। तो ये डायग्रामेटिकली भी जरूर नोट करेगा बच्चों कि एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, जो लेंथ होगी हमारी V1 से V2 तक की, दैट इज अपॉन लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो ऐसे में भी जो है हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालते हैं। हाँ, प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ में भी ड्रॉ होता है, उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल होता है। तो जब प्रेशर स्ट्रोक लेंथ में करोगे तो फिर समझ लीजिए आप डायरेक्ट उसमें भी ले सकते हो। भाई यहाँ पे डायग्राम तो प्रेशर वॉल्यूम में बनाया होता है ना हमने, जो साइकिल है हमारी वो प्रेशर वॉल्यूम में है, और इंडिकेटर डायग्राम जो है हम लोग प्रेशर स्ट्रोक लेंथ के बीच में बना सकते हैं, बिल्कुल जैसा हमने रेसिप्रोकेटिंग में बनाया था, सेम वही डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है जो रेसिप्रोकेटिंग में है, ठीक है ना। इंडिकेटर डायग्राम ये तो मैं आपको पीवी के हिसाब से बता रहा हूँ ना कि स्वेप्ट वॉल्यूम वगैरह, भाई कंफ्यूजन ना होना, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम जो है बच्चों आपका, इंडिकेटर डायग्राम जो है आपका वो प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ, जैसे आपने हमने आपको बता के बनाया था ना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के टाइम पे, बस सेम वही इंडिकेटर डायग्राम है। और मैंने हाइड्रोलिक मशीन्स में भी आपको बताया था रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइम पे, सेम वही। तो कंफ्यूज मत होना, इंडिकेटर डायग्राम जो है वो प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ के बीच में ही बनेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम वगैरह का चेंज दिखाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। जो मैंने वर्क डन वगैरह लिखा है उसको लिखने के लिए मैंने आपको इस डायग्राम से बताया, नहीं तो इंडिकेटर डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप लिखोगे तो वो सिंपल यही है, ठीक है ना। जो आपका इंडिकेटर डायग्राम कुछ किस तरह से बनता है, एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह का, इस तरह का एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम आपका दिखाई देता है ये, ठीक है ना। तो जो हमने बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या पंप के टाइम पे आपको बना के बताया था, तो वही इंडिकेटर डायग्राम। तो प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ, ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस स्ट्रोक लेंथ के बीच में आपका इंडिकेटर डायग्राम होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, जो है हमारा इंडिकेटर डायग्राम जिसको हम मेनली बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। क्लियर है। ब्रेक पावर, और ब्रेक पावर से बच्चों याद रखिएगा, ब्रेक पावर को हम लोग कई तरह से भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग जो है कभी कभी हॉर्स पावर बोलते हैं, है ना, आपको याद होगा। और कभी कभी आप देखते हो कि BHP भी लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसको अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो ना आप, इसको अगर सिंपल भाषा में समझो आप, तो HP और BHP में फर्क सिर्फ ये हो जाता है, HP तो बच्चों सिर्फ एक यूनिट है, ठीक है ना, पावर को इंडिकेट करने की, जो लगभग हमारी 1 HP किसके आसपास होती है, लगभग 746 कह सकते हो आप,
746 या 745.7 के आसपास, 745.7 होती है ऐसे एक्चुअल में, के आसपास इतना वॉट, इतना वॉट, ठीक है ना। तो HP तो जस्ट एक यूनिट है कि 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 745.7 वॉट। लेकिन जब हम ब्रेक HP बोलते हैं, BHP, तो BHP मतलब हो जाता है, क्या मतलब हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, क्या है कि जब हम BHP बोलते हैं तो BHP मतलब क्या हो जाता है कि आपका कोई भी इंजन जब लगा होता है, कोई इंजन जब पावर जनरेट कर रहा होता है बच्चों, तो इंजन जब पावर जनरेट कर रहा है तो इंजन के साथ क्या क्या लगा है आपका, आपका डिफरेंशियल सिस्टम लगा होगा, आपका गियर बॉक्स लगा होगा, ठीक है ना, और आपका क्या होगा, जो शाफ्ट होगी, इंजन शाफ्ट होगी, वो कनेक्टेड होगी इन सबसे, है ना, डिफरेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम, और कोई कंप्रेसर भी चल रहा है तो वो कंप्रेसर भी। तो मतलब जब अंडर लोड होगा, जब अंडर लोड होगा तो दैट पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। तो हम सीधा सीधा ये हॉर्स पावर बोलते हैं कि इतना हॉर्स पावर जो है वो जनरेट हो रहा है जब वो सब कुछ उसके साथ लेके चल रहे हैं, मतलब अंडर लोड लेके चल रहे हैं। तो जब अंडर लोड लेके चलते हैं, हर चीज उसके साथ कनेक्टेड होगी, तब हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम टेस्टिंग करते हैं, हम टेस्ट के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग अंडर लोड जब आप कर रहे हैं, टेस्टिंग जब अंडर लोड आप कर रहे हैं कि कितना कितना जो भी आपका इंजन लगा है, इंजन के साथ जो भी कंप्रेसर लगा है, आपके डिफरेंशियल सिस्टम लगा है, गियर बॉक्स लगा है, ये सब इक्विप्ड है, उसके साथ अंडर लोड है, तो उस टाइम पे कितना पावर जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। और जब आप टेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड ब्रेक। याद रखिएगा, ब्रेक जब भी लगता है ना, तो ये जनरली ये पावर हम लोग टेस्टिंग में निकालते हैं। तो टेस्टिंग में भी सेम, जब आप ब्रेक हॉर्स पावर BHP मेजर करते हो, तो यहां पे क्या होता है कि विदाउट लोड, मतलब इन सब चीजों से फ्री करके सिर्फ इंजन शाफ्ट, मतलब जो इंजन है, वो इंजन जो है वो जितना भी शाफ्ट से पावर जनरेट कर रहा है। और आप ऑब्वियसली बात है, इसको कैसे मेजर कर सकते हो, यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर, है ना, एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर है, ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर है। तो आपको आपने पढ़े हैं रोप ब्रेक डायनोमीटर वगैरह, प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। तो वो रोप ब्रेक प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर से क्या है, आप उस डायनोमीटर से इसकी शाफ्ट की जो पावर को है वो मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। आप रोप ब्रेक या किसी भी डायनोमीटर से इस शाफ्ट ब्रेक पावर को मेजर कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड BHP, ठीक है ना। जब हम और कोई लोड हमने इस पे नहीं दिया है, ठीक है ना, ये विदाउट लोड जो है सीधा सीधा जितनी पावर जनरेट हो रही है शाफ्ट में, उस पावर को हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं किसी भी डायनेमोमीटर से, तो तब उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक पावर कहते हैं। समझ आ गई बात। पावर डेवलप्ड एट शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट पावर आपकी क्या होती है, दैट इज 2 पाई NT बाय 60 इंटू 1000, है ना, सिंपल, 2 पाई NT बाय 60 इंटू 1000, यही तो रहेगा, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट पावर, ठीक है। तो यहां पे 2 पाई NT बाय 60 इंटू 1000, तो आपको पहले से फॉर्मूला पता है हमेशा। तो बस ये टॉर्क, अब देखिए ये टॉर्क आप क्या होता है, फ्रिक्शनल टॉर्क है आपका, ये टॉर्क आप निकाल लेंगे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R से, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जब हम बात करते हैं किसी भी डायनोमीटर की, तो दैट टॉर्क विल बी, या ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेजर्ड बाय कहां से मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर। कोई भी डायनेमोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर कोई भी हमने लगा दिया टेस्टिंग में, उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको थ्योरी ऑफ मशीन में बताई रखा है, डायनोमीटर से पावर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ब्रेक पावर हमेशा डायरेक्टली ऐसे निकाली जाएगी, ठीक है। और जब आप इन दोनों में डिफरेंस चाह रहे हो तो दैट इज योर फ्रिक्शन पावर, दैट इज योर फ्रिक्शन पावर। जब आप फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो फ्रिक्शन पावर मतलब हो जाती है कि आपने इंडिकेटेड पावर कितनी दी थी, उसमें से आपको ब्रेक पावर कितनी मिली, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज योर फ्रिक्शन पावर। तो फ्रिक्शन पावर इज जस्ट इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, ठीक है ना। फ्रिक्शन पावर इज जस्ट इंडिकेटेड पावर में से जितनी भी ब्रेक पावर आपकी गई है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शन पावर। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब हम कहां से टेस्ट करेंगे, अब चाहे फ्रिक्शन पावर हो या ब्रेक पावर हो, ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल टेस्ट से हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम मोस्ट टेस्ट कह सकते हैं, मोटरिंग टेस्ट कह सकते हैं, विलियम्स लाइन मेथड कह सकते हैं, इस तरह के जो टेस्ट होंगे, ठीक है ना।